देखो बच्चों, आज क्लास 10th है और हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास है ये। तो इस टॉपिक कौन सा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ना है कि नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो देखो बच्चों, पहले हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या है? इंक्रीजिंग ऑफ सैलरी एवरी ईयर बाय फिक्स्ड अमाउंट। अगर कोई पर्सन जॉब करता है तो उसको मान लो पहले सैलरी कितना है? 10,000 है। 10,000 है। फिर सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है इसका सैलरी? तो ये 11,000 हो गया। 11,000। फिर इसके बाद थर्ड ईयर में इसकी सैलरी है 12,000। तो एक जो इसका इंक्रीमेंट है बाय चेंजिंग विद फिक्स अमाउंट, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एग्जांपल किसका है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों। टैक्सी फेयर ऑफ, सेकेंड एग्जांपल है ये। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर ₹25 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। मैंने पहले किलोमीटर किराया कितना है? 12 किलोमीटर का है। हमने एग्जांपल इसलिए लिया है कि ये प्रॉब्लम में भी काम आएगा, प्रॉब्लम सोल्व करने में, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने इसीलिए एग्जांपल को लिया है। तो ये एग्जांपल का ये इसका मतलब क्या है? टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन फेयर ₹25 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹10 फॉर एडिशनल किलोमीटर। मतलब अगर कोई टैक्सी पर बैठता है तो पहले की फेयर कितना दिया है? ₹25 का, 1 किलोमीटर का। फिर सेकंड 2 किलोमीटर जाता है तो एडिशनल मतलब 35 हो जाएगा। ₹35, मतलब 2 किलोमीटर गया तो 35 दिया। फिर इसके बाद एडिशनल की बात कर रहा है, फिर इसमें 10 इंक्रीज कर देंगे, 45, और ये 55, एंड 55 के बाद 65। तो दिस यानी इट मीन्स दिस सीक्वेंस चेंजिंग विद पार्टिकुलर पैटर्न। अगर पैटर्न पता है बच्चों तो सीक्वेंस क्या बनाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताएगा। और हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने एक टर्म यूज किया है, ये ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? एपीएस, शॉर्ट फॉर्म बोलते एपीएस। एग्जाम्पल ऑफ एपीएस, ए यहां लिखना, एपीएस देखो लिखने का मेथड। तो ये एग्जाम्पल किसका है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो समझ में आ गया। हम बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं, 10th क्लास के बेस पर ये टॉपिक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो इसमें हम एक देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डिफिनिट पैटर्न। अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन क्या है इसका? कोई भी नंबर को अगर हम पार्टिकुलर पार्टिकुलर पैटर्न से अरेंजमेंट करते हैं तो दिस से इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? यह है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी डिफिनिट पैटर्न का मतलब क्या है बच्चों? हम इस पैटर्न को नेक्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 4, 1, 4, 7, 10, 13, 16, यानी ये जो नंबर है एक पर्टिकुलर गैप पर चल रहा है नंबर, देख लो 3 के गैप पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैटर्न वी कैन राइट नेक्स्ट नंबर। व्हाट इज योर नेक्स्ट नंबर? तो नेक्स्ट नंबर इज 19। देखो नेक्स्ट नंबर हम लिख सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या है इसका? 19 है। देखो इसका 19 है, हम आइडेंटिफाई कर लिया हमने। इसका नेक्स्ट नंबर भी आइडेंटिफाई करेंगे तो इसमें 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करने पर क्या जाएगा इसमें नंबर? 20, 22, फिर 25, यानी we can identify the pattern. Therefore, this sequence in a form of arithmetic progression. आ गई बात समझ में? हमने सेकेंड एग्जांपल लिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये जो है डिफिनिट पैटर्न जा रहा है नंबर। जैसे ही डिफिनिट पैटर्न गया तो इसको बोलेंगे कि ए बी एपी है। अब कंफर्म होने के लिए एपी है या नहीं है तो इसका डिफिनिट पैटर्न के बेस पर इसका हम नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसका? 35। इसका नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 40 आएगा, फिर 45। ये इस तरह से डिफिनिट पैटर्न चल रहा है।
ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डिफिनिट पैटर्न, इट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो डिफिनेशन भी ध्यान रखना बच्चों, ऐसे पेपर में डिफिनेशन नहीं आएगा। अब हम एक नंबर की बात करते हैं, 10 10 10 10 10 10 10, सारा नंबर 10 है यहाँ पर। तो जब सारा नंबर 10 है तो पैटर्न भी पता है, इसका पैटर्न आइडेंटिफाइड है। क्या पैटर्न है इसका? तो नेक्स्ट नंबर भी 10 आएगा, नेक्स्ट नंबर भी 10 आएगा, इसके बाद भी 10 आएगा। तो ये पैटर्न पता है, और पैटर्न पता है तो ये भी सीक्वेंस क्या है? दिस सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। -5 -5 -5 माइनस भी लगा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि सारा नंबर पॉजिटिव में आएगा, कहीं निगेटिव में भी आ सकता है। तो ये जो नंबर क्या है, ये सीक्वेंस क्या है? डिफिनिट पैटर्न में है, देयरफॉर इट इज नोन एज सीक्वेंस। इट इज आल्सो नोन एज सीक्वेंस। -10 -15 -20 -25, नेक्स्ट नंबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? -30। इट इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है? तो एग्जांपल इसका हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम कुछ वैसा एग्जांपल लेते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। तो ये तो बहुत सारे, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो हम पहला एग्जांपल लेंगे, क्या? ये सीक्वेंस इन नोट फॉर्म ऑफ एपी। सीक्वेंस इन नोट एपी। नोट एपी में क्या क्या हो सकता है भाई? एपीएस, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। कौन सा नंबर लिखता है? √5। देखो √5, √10, √10, √15, √20, √25। हम इस तरह से अपने एक पैटर्न लिखा। ये पैटर्न तो बच्चों आइडेंटिफाइड है, बिल्कुल है, बिल्कुल पैटर्न से चल रहा है ये नंबर, ठीक ना। ये पैटर्न तो हम आइडेंटिफाई कर लिया हमने। क्या लिया? नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा इसका? अगर इस पैटर्न से लिखे नेक्स्ट, तो √30। लेकिन जब भी इसको सोल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, वो पैटर्न पता नहीं लगेगा। यानी इट इज नोट इन ए फॉर्म ऑफ एपी, एपी में नहीं है। इट इज नोट इन फॉर्म ऑफ एपी, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, नोट इन ए फॉर्म ऑफ एपी, नोट इन ए फॉर्म ऑफ एपी। 2 प्लस √7, ये 3 प्लस √11, ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 10 प्लस √15, ठीक ना। इसमें 30 प्लस √17, √110 ले लिया हमने, √110। तो दिस नंबर इट इज नोट इन द फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी में सीक्वेंस नहीं है, तो देयरफॉर इट इज नोट एपी। हम नोट एपी का एग्जांपल भी हमने बता दिया और एपी का भी एग्जांपल बता दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं एक और, नोट इन ए फॉर्म ऑफ एपी का। तो ये क्या लिखेंगे? इफ यू डिपॉजिट सम अमाउंट इन ए बैंक, इफ बी डिपॉजिट some amount in bank, some amount in bank, amount in bank। थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बैंक प्रोवाइड कंपाउंड इंटरेस्ट। बैंक क्या प्रोवाइड कर रहा है? बैंक प्रोवाइड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसा लिखो, देन एक्यूमुलेटेड ऑफ अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये क्या है? ये भी एपी में नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो एपी में होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एपी में नहीं होता। तो ये तो बच्चों हमने पहले इसका एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमने देखो एक पैटर्न लिया है। ये पैटर्न कैसा लिया है? an = 3n+2। तो n क्या है? n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ये हमेशा नेचुरल नंबर आएगा भाई। n इज मेंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो व्हाट इज वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू? तो फर्स्ट वैल्यू देखते हैं a1। देखो यहाँ पर a1, इसमें क्या डालेंगे? 1 डालेंगे। तो a1 क्या आएगा यहाँ पर? तो यहां भी डालो 1। तो 3 प्लस कितना यहाँ पर? 3 + 2, तो आंसर क्या आ गया? 5। ये क्या आंसर आ गया? 5।
हमें अब A2 यानी इसको बोलेंगे A1, मतलब टर्म नंबर वन, टर्म नंबर वन। A2 मीन्स टर्म नंबर टू। व्हाट इज वैल्यू ऑफ टर्म नंबर टू? तो यहां पर हम टू डालेंगे, तो टू डालने पर कितना आएगा? 3 2 6 प्लस टू, तो आंसर कितना आ रहा है पर 8। देखो और इसके बाद A3 टर्म नंबर हम क्या डालते हैं? 3। तो 3 मतलब यहां पर यहां डालेंगे 3, तो क्या जाएगा इसमें? 3 3 इंटू 3 एंड प्लस टू, तो वी गेट 11। If term number 4, it means 4 to the 3 into 4 and plus 2, so it become 14. If we observe these number 5, 8, 11, 14, तो we get a particular pattern, और ये पैटर्न हमारा आइडेंटिफाई हो रहा है। आइडेंटिफाई क्या रहा है इसका? 5 हमने पहले लिखा, फिर इसमें लिखा 8 लिखा, इसके बाद 11 है, और फिर क्या है? 14 है। तो ये जो पैटर्न है, तो ये क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखो 5, 8, 11, 14 एक कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कर रहा है, और कितना इंक्रीज कर रहा है हर बार? तो 3 इंक्रीज कर रहा है। तो वी कैन से दैट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। ये जो नंबर है एपी के फॉर्म में है। हम अब दूसरा नंबर ले रहे हैं। ये पैटर्न तो इंक्रीजिंग इसका पता लगेगा, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल A1 इसमें डालते हैं, तो पहला टर्म क्या रहा है इसका? A1 की वैल्यू 2। A2 की इसमें डाल दिया 2, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर डालेंगे 2 स्क्वायर 4, 5 आ गया वैल्यू। फिर थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दिख रहा है हमको? 3 डालेंगे तो 10। फिर इसके बाद फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है? तो फोर्थ टर्म की वैल्यू है 17। इसके बाद देखते हैं फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर 5 डाले, 5 स्क्वायर 25 प्लस 1 26। एंड बी ऑब्जर्व दैट number is increases not indefinite pattern 5 2 5 10 10 17 and 26 in these two series। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये दोनों सीरीज में क्या हो रहा है? ये जो नंबर इंक्रीज कर रहा है यहां पर, ये 5 8, तो सेकंड टर्म को हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे। देख लो, तो क्या आएगा यहां पर? 3। थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, टर्म नंबर 3, ये क्या है? टर्म नंबर है, ये स्मॉल ए लिखा है बच्चों। तो टर्म नंबर 3 माइनस टर्म नंबर 2, वी गेट 3। टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 4 माइनस टर्म नंबर 3, तो वी गेट ए कांस्टेंट वैल्यू, इट इज 3। यानी इफ वी सबट्रैक्ट two consecutive term, we get a constant ratio. This type of sequence is known as arithmetic progression। इसका एक्चुअल डिफिनेशन क्या है? if we subtract, इसका अगर हम डिफिनेशन लिखेंगे बच्चों, तो क्या देखो डिफिनेशन लिखते हैं। इसका डिफिनेशन, पहले डिफिनेशन पर ही आते हैं, एक बार और डिफिनेशन लिखते हैं। if we subtract, definition, if we subtract any term to its previous term, to its previous term, we get constant value, we get constant value। ये हमेशा कांस्टेंट नंबर आएगा, ठीक ना? कांस्टेंट नंबर, एंड इट इज नोन एज इन फॉर्म ऑफ ईपी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, देखो इस क्वेश्चन में यहां पर क्या है? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो क्या रहा है? 5 माइनस 2, A3 माइनस A2, ये क्या रहा है यहाँ पर? 10 माइनस 5, तो ये वैल्यू क्या बता दिया यहाँ पर? 3। और ये क्या बता रहा है माइनस करने के बाद? 5। फिर A4 माइनस A3, तो ये वैल्यू क्या बता रहा है? A4 माइनस A3 17 माइनस 10, तो ये बी गेट 7। ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं आ रहा भाई, देखो ये कांस्टेंट नहीं है, यानी ये तो इट इज नॉट इन ए फॉर्म ऑफ एपी, एपी में नहीं है बच्चों, ये बात है।
ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई। अब हम ये जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक ना, हमने दो एग्जांपल लिया और एग्जांपल के बेस पर समझाया कौन सा सीक्वेंस एपी होगा और कौन सा सीक्वेंस एपी नहीं होगा, ये पता लग गया। अगर इसके बाद भी नहीं पता लग रहा है तो देखो हम एक एग्जांपल और लेता भी, इतना तो पता लग गया होगा, क्लियर है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। राइट फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हमेशा याद रखना, फर्स्ट टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये 10th क्लास में शुरू हुआ है अभी, तो इसको फर्स्ट टर्म को याद रखना, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। हम A1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक ना। A1 मतलब क्या हो गया, स्मॉल ए लिखा हमने, तो ये फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, 3/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर A1 की वैल्यू या फिर A की वैल्यू, ये क्या है यहाँ पर, तो 3/2 है। ये रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब यहां पर आ गया एक नया टर्म, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया, कॉमन डिफरेंस देखो यह बहुत काम का चीज है ये, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को बच्चों किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। डी का मतलब क्या होता है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। इसका मतलब हो गया कि इफ बी सबट्रैक्ट, डी का मतलब हो गया कोई भी नंबर nth टर्म, मतलब ये एन है, ए एन लिखा है, मतलब nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म ले लो यहां से जो तुम्हारा मर्जी है वो टर्म ले लो और उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दो। किससे माइनस करना है, n-1 टर्म से। एंड वी गेट ए कांस्टेंट वैल्यू, देन सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ये है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या, फाइंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या करेंगे इसके लिए, कोई भी टर्म लेते हैं, अपनी मर्जी से कहीं से ले लो यहां पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस के लिए हमको डी कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डी इक्वल टू एनी टर्म लेंगे, यहाँ पर कोई भी टर्म ले लिया हमने और उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर देंगे, ये रूल होता है। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ एनी टर्म, हमने मान लो टर्म नंबर क्या लिया, 3 लिया, लेटेस्ट दिमाग में बैठा लो, कोई भी एक टर्म लेना है। हमने टर्म नंबर क्या लिया, इसमें 3 लिया। माइनस किससे करते हैं, तो ये कंपलसरी है कि टर्म नंबर 2 से माइनस करना पड़ेगा। तो टर्म नंबर 3 की वैल्यू क्या दिख रहा है, -1/2 दिख रहा है बच्चों। माइनस किससे करेंगे, तो माइनस करेंगे 1/2 से माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म से माइनस करेंगे। ये माइनस करने पर क्या रहा है इसका, हम सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने पर क्या रहा है, -1 आ रहा है। तो -1 क्या हो गया इसका, एक कॉमन डिफरेंस हो गया, एक क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 10th टर्म। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम नया पैटर्न पर आते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पैटर्न क्या है कि इफ ए सीक्वेंस, देखो यहां पर ए प्लस डी, देखो ए प्लस डी मतलब ए मीन्स फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो नया टर्म, नया नंबर क्या आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d। अब समझ में आ गया होगा। तो ये टर्म नंबर 1, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर 2, ये टर्म नंबर क्या है इसका 3। तो टर्म नंबर 3 में हमने क्या लिखा है, यहां पर ध्यान से देखो 2। टर्म नंबर 4 में क्या क्या दिख रहा है, ए प्लस 3d। टर्म नंबर 5 में टर्म नंबर 4 आ गया, ठीक है। टर्म नंबर 5 तो ए प्लस 4d, हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब जरा पैटर्न को देखो बच्चों बस। अगर हम तुमसे पूछें कि व्हाट इज टर्म नंबर, टर्म नंबर 100, ये टर्म नंबर 100 ये नंबर बता रहा बच्चों, देखो यहाँ पर टर्म नंबर हमने 100 पूछा है। तो यानी ये दिमाग लगा लेना, क्या बोले, क्या लगेगा भाई, ये जब यहां पर 2 है तो यहां पर आया 1। ये टर्म नंबर 3 में क्या रहा है 2, टर्म नंबर 4 में क्या रहा है यहाँ पर 3,
तो टर्म नंबर 100 में क्या आएगा, ए प्लस 99D, यही आएगा ना इसमें, टर्म नंबर 100 में ए प्लस 99D, एक वैल्यू रिड्यूस कर रहा है। यानी टर्म नंबर अगर 100 nth टर्म की बात करें, nth टर्म, टर्म नंबर nth टर्म जनरल टर्म हो गया है, इसको बोलते हैं जनरल टर्म। कोई भी टर्म नंबर है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या होता है, तो यहां पर पहले क्या लिखेंगे, ए, मतलब फर्स्ट टर्म को ऐड करना ही करना है बच्चों, और इसके बाद यहां जो एन पूछा है तो यहां पर एक वैल्यू माइनस कर देंगे, एन माइनस 1, और इंटू क्या होता है, डी। इट इज फॉर्मूला फॉर nth टर्म। देखो क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला है। इसको पैटर्न को ध्यान रखना हमेशा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो बच्चों, इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो गया तो फिर आगे क्वेश्चन में समझने में ज्यादा दिमाग लगेगा, ठीक है ना, और समझ में नहीं भी आ सकता है, तो फिर क्या है, सर ने वीडियो गलत बना दिया, ठीक है ना, इसलिए ध्यान से इसको समझ लो। अब हम आते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन पर, जो हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड 10th टर्म। तो इसको याद कर लो, दिमाग में फिट कर लो, हो गया। हम आते हैं पहले वाले क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म, ठीक है, यही कह रहा है ना क्वेश्चन, फाइंड 10th टर्म। तो क्या ये क्या पूछा है इसने, तो इसको मिटाते हैं भाई पहले, थोड़ा बड़ा बन जाओ। ये क्या रहा, फाइंड 10th टर्म। तो यह क्या, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। देखो इसमें 10th क्लास के एनसीईआरटी में कुछ विशेष नहीं है बच्चों, अगर ध्यान से पढ़ेगा तो 4 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक ना। और ये टॉपिक ऐसा है कि 12th क्लास में भी काम आएगा, 11th क्लास में भी काम आएगा, पर आईआईटी मेंस की तैयारी करेगा, एडवांस की तैयारी करेगा, सब में काम आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको समझते जाओ बच्चों। तो हम क्या करें, क्लास ये फाइंड 10 टर्म। तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या आएगा बच्चों, तो एन की वैल्यू आएगा 10। देखो ये हो गया 10 टर्म की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इक्वल टू ए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, ए मींस फर्स्ट टर्म। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 10 टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पर यही कह रहा है क्वेश्चन में, ए की वैल्यू पता कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या रहा है पर 3/2। अब इसके बाद क्या पता करना है, डी की वैल्यू, ठीक है ना, मेन प्रॉब्लम है डी। तो डी की वैल्यू क्या हमने बताया, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म को माइनस कर दो, मतलब ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी टर्म लिया हमने और माइनस किससे करना, उसके प्रीवियस टर्म से, कोई भी टर्म, ठीक है ना। तो कोई भी टर्म ले लो, जो मर्जी तुम्हारी है। हमने क्या लिया यहाँ पर, तो ए3 लिया और माइनस ए2 कर दिया, ठीक है ना, हमारी मर्जी। तो ए3, अब यहाँ पर सीक्वेंस बना लेंगे, 3 की वैल्यू क्या है, तो पहले भी यही लिया था। अब हम दूसरा ले लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पर, ए2 टर्म ले लिया हमने, सबसे आसान नहीं होता, ए2 माइनस ए1 कर दो। तो ए2 माइनस ए1 मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, 1/2। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 1/2, 1/2 माइनस 3/2, इसको माइनस करेंगे 3/2 से, तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम लेकर के देखो, -1, -1 आ गया। दो चीज पता होना चाहिए भाई, एक डी और एक एन। तो ये 10th टर्म की बात कर रहा है, तो देखो यहां पर हम भी 10th के टर्म की ही बात कर रहे हैं लोग। तो 10 टर्म की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, 10 टर्म इज इक्वल टू, तो 10 टर्म इज इक्वल टू लिख दो, क्या लिखेंगे इसमें, ए प्लस एन माइनस 1, 10 माइनस 1 9 आ जाएगा यहाँ पर, 9D कितना आ गया यहाँ पर, 9D। यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 10 आया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब इसको लिख देते हैं लो, ए की वैल्यू क्या दिख रहा है हमको, 3/2 और प्लस 9, यहाँ पर 9 लिखा हमने, और डी लिखा, डी की वैल्यू क्या है, -1 है यहाँ पर, -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा इसका, अब बाकी एलसीएम ले लो, ये तुम्हारा काम है हमारा नहीं। तो यानी एलसीएम आ जाएगा इसमें 3/2 एंड -9, एलसीएम लेंगे यहाँ पर 2, तो 3 -18, तो देयरफॉर -15/2, इट इज योर आंसर। We have calculated the value of 10 टर्म। आ गया समझ में। हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कोई बात नहीं है। तो देखो एक एग्जांपल और लेते हैं, क्या
कि हमने एक सीक्वेंस लिखा, जो तुम्हारी मर्जी है लिख दो, लेकिन हम अपनी सोच करके क्या लिख रहे हैं, तो ये सोच करके लिखा हमने 1, इसके बाद है पहले 7, 14, 21, ठीक ना, ये 21 को लिखो, 21, और इसके बाद 28, ये हमने टर्म लिख दिया, लिखते चले गए, लिखते चले गए। देखो ध्यान से देखो इसको, इसमें ऐसा सीक्वेंस में क्या कैलकुलेट करना हमको, फाइंड कौन सा टर्म पता करे भाई, तो ये बताओ 100 टर्म की वैल्यू, 1000 टर्म की वैल्यू, ठीक है, इसकी किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू हो, जिसका मर्जी उसका कैलकुलेट कर लो। मतलब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1000, ये टर्म नंबर कितना पूछा है, टर्म नंबर 1000, यानी अब 1000 बार हम लिखते चले जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम यहां पर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, 7 है। डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बस दो वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों। डी की वैल्यू क्या करेंगे, दो टर्म को माइनस कर दो, कहीं से माइनस कर दो, तो हमने इस बार लिया 4 टर्म को माइनस कर देंगे यहाँ पर थर्ड टर्म से, तो 4 टर्म को माइनस करेंगे, 4 टर्म का इसका 28 है, और माइनस किससे करेंगे, 21 से, तो बी गेट 7, यानी ए की वैल्यू पता लग गया और डी की वैल्यू पता लग गया। अब कुछ नहीं करना है, टर्म नंबर कितना पूछा है, तो इसका 1000 वैल्यू पूछा है ये, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस, और ये टर्म नंबर क्या है, 1000 है, तो एक माइनस करो हमेशा ऑलवेज, तो कितना आएगा, 999 आएगा, 999, और इंटू क्या रहा है यहाँ पर, डी लगा दो, यहाँ पर सबकी वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू क्या है, 7 है, प्लस 999, 999, और इंटू डी कर देंगे, डी की वैल्यू क्या है, 7, बाकी क्या कर देंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये सॉल्यूशन करना किसका काम है, मेरा नहीं, ठीक है ना, तो मेरा नहीं तो तुम्हारा काम होगा, हमारा काम नहीं, हमारा काम खत्म हो गया। ठीक है, बात आई समझ में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमने शायद समझा दिया, इसके बाद फिर देखो, हाँ समझा दिया, एन टर्म हो गया, इसके बाद ये हो गया, अब आगे नहीं है, तो हम आगे आते हैं अपनी मर्जी के क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये 10th क्लास की बात करते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ पर, देखो एक बॉक्स बना दिया, एक बॉक्स बना दिया, ठीक है ना, और एक हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया हमने 15, देखो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर 15, इस बॉक्स में 15 डाल दिया हमने, इसके बाद क्या, तो ये फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, ठीक ना, फिर इसके बाद एक बॉक्स बना दिया, ठीक है, ये टाइम पास वाला क्वेश्चन है, तो ये कितना आ गया, हमने लिख दिया 25, ये 25, इसमें 25 लिखा, हमने दो नंबर डाला यहाँ पर, तीन, ये कितने बॉक्स है, और भी बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स का मतलब क्या है, ये दिमाग में रखो, बॉक्स का मतलब क्या है, तो ये टर्म नंबर 1 है, देखो ये टर्म नंबर क्या है, 1 है, ये टर्म नंबर क्या है, 2 है, ये टर्म नंबर क्या है, 3 है, ये टर्म नंबर क्या है, 4 है बच्चों, ये टर्म नंबर 5 है, ये टर्म नंबर क्या है, 6 है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, फिल ईच बॉक्स, फिल ईच बॉक्स, ये 10th क्लास में ऐसा बेवकूफ बनाया है, तो यानी टर्म नंबर, जब ये बेवकूफ बनाया है कैसे, A1, A2, A4, A6 की वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टर्म नंबर 3 और टर्म नंबर 5 गिवन है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन से जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन लिखेंगे, A3 की वैल्यू क्या दिख रहा है, 15, और क्या दिख रहा है, A5 की वैल्यू क्या दिख रहा है, A5, इसकी वैल्यू क्या है, 25, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, nth टर्म की वैल्यू क्या होता है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है, तो ये एक्चुअली क्या गिवन है, ये थर्ड, मतलब a प्लस, यहां पर क्या लिखेंगे, एक रिड्यूस करके 2d लिख सकते हैं इसको, A3 की वैल्यू को, इजिकल टू क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पर, 15, इसको लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a प्लस 4d, a प्लस 4d इक्वल टू 25, दिस वन इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज सेकेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो हम लीनियर इक्वेशन पर दिमाग लगाएंगे, जो हमने लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया है, इसमें दो वेरिएबल था, a
एक सौ भाई, याद याद करो, यहाँ भी क्या है, दो वेरिएबल, तो यहाँ दो वेरिएबल क्या है, ए और डी। वहां लीनियर इक्वेशन में क्या लिखा होता है, एक्स एंड वाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एंड डी। तो हम क्या कर देंगे इसको, कुछ नहीं, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे। सॉल्यूशन के क्या, सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस टू डी लिखेंगे, इजकल टू वैल्यू क्या बता रहा है यहाँ पर 15। दूसरी वैल्यू देखो, ए प्लस फोर डी इजकल टू, ए वैल्यू क्या बता रहा है, ये भी वैल्यू बता रहा है 25 बता रहा है भाई, ये 25। अब क्या करेंगे इसको सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दिया हमने, लाइन खींचो पहले, लाइन खींचने पर साइन को चेंज करेंगे, याद करो इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड आसान होता है बच्चों, इसलिए इसको इलिमिनेशन मेथड से करना है ना। तो इलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करते हैं, एक टर्म को कैंसिल करते हैं, कैंसिल कौन सा करें भाई, जो हमारी मर्जी है हम कैंसिल कर देंगे, हम ए को ही कैंसिल कर देते हैं। तो ए को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, देखो माइनस का साइन, ये माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस ये हो गया कैंसिल बच्चों। तो कितना आएगा, टू डी माइनस फोर डी, अभी इसको पढ़े, टू डी माइनस फोर डी, तो माइनस टू डी आ गया, इज इक्वल टू 15 - 10, तो माइनस 10 आ गया, फिर माइनस माइनस फिर कैंसिल, तो डी की वैल्यू, टू डी की वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है। तो टू डी की वैल्यू अगर 10 टू डी की वैल्यू 10 आ गया, तो डी की वैल्यू क्या आएगा, डी की वैल्यू 10/2 यानी 5 आएगा। डी की वैल्यू क्या आ रहा है पर 5, हमने डी की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने 5 कैलकुलेट कर लिया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो चीज पता है, एक वैल्यू ए पता है, ए की वैल्यू क्या दिख रहा था, ए की वैल्यू नहीं पता, अच्छा सॉरी ये तो पता है ही नहीं, अभी डी पता लगा है। पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग डी, पुटिंग डी इन इक्वेशन, किसमें डालेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में डालते हैं, फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, ए प्लस टू डी है बच्चों, तो ए प्लस टू डी, टू इंटू डी, डी की वैल्यू पुट करना है, तो डी की वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर, डी, टू इंटू डी, डी की वैल्यू पुट करेंगे 5, इज इक्वल टू 15, ये क्या बता रहा है, 15 बता रहा है। तो देखो ए की वैल्यू आ गया, क्या आ गया ए की वैल्यू, ए प्लस 10 इजकल टू 15 आ गया, देयरफॉर ए इजकल टू कितना रहा पर 15 - 10, तो डायरेक्ट क्यों ना लिख दें 5, दो पता लग गया। जहां दो किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दो बातें पता है, ए और डी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो तुम कुछ भी लिख दो जो तुम्हारी मर्जी है। तो हम क्या करते हैं, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ए की वैल्यू पता लग गया हमारा और डी की वैल्यू पता लग गया, दो बातें पता लग गई भाई, ए की वैल्यू भी 5 है और डी की वैल्यू 5 है। तो अब क्या करो, बॉक्स को फिलअप करो, फिलअप करते जाओ, दोनों वैल्यू 5 है, तो कितने बॉक्स है हमारे पास भाई, A1 यहां शुरू करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 5, ये वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 5, ये आ गया 5, बॉक्स फिलअप हो गया। ये क्या पूछा, A2, A2 क्या होता है बच्चों, तो A2 मतलब A प्लस डी, A प्लस डी होता है बच्चों। तो A की वैल्यू क्या है 5 और D की वैल्यू क्या है 5, तो ये आ गया 10, तो ये आ गया 15, तो ये आ गया 20, इस तरह से 25, तो ये आ गया 30, ये तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, बॉक्स को फिलअप करना है, एक पैटर्न ऐसा भी दिया हुआ है, ठीक ना, एनसीईआरटी में है, क्लास 10th का है, तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों, देख लो। इसके बाद हमने इसको छोटा करके दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। अगर हम नेक्स्ट लेते हैं, प्रूव दैट, रेड कलर सही नहीं है, कलर जो है व्हाइट होनी चाहिए इस पर, ठीक ना, प्रूव दैट 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड डॉट 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 is not in a form of AP, is it is not in form of AP,
इन फॉर्म ऑफ एपी, ये एपी के फॉर्म में नहीं है बच्चों, इस बात को हमको प्रूफ करना है, मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर ए की वैल्यू डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो देखो ये जो टर्म दिया हुआ है इसका ए1 की वैल्यू क्या है, तो 1² 1 है। ए2 की वैल्यू क्या है, तो ए2 की वैल्यू 2² 4 है। ए3 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 3² 9 है। हम ए4 एक और कैलकुलेट कर लेते हैं, ए4 की वैल्यू क्या है, 16 है। इस टाइप से पैटर्न है, नंबर का पैटर्न ये आ रहा है। हमको प्रूफ करना है इट इज नॉट इन ए फॉर्म एपी। एपी में कब नहीं होगा, जब डी की वैल्यू सेम नहीं होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डी। तो कॉमन डिफरेंस पहले कल इसको हम लिख दे रहे हैं, सॉल्यूशन लिख रहे हैं, कुछ नहीं करना है, पहले डी कैलकुलेट करना है। तो डी की वैल्यू क्या रहा है यहाँ पर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सबसे आसान लेते हैं। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, 4 है, और माइनस क्या करेंगे 1, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, डी की वैल्यू 3। एक बार और डी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डी की वैल्यू अब इस बार क्या लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ टर्म लिख दिया, और माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर, थर्ड टर्म में से माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा, फोर्थ टर्म की वैल्यू है 1 2 3 4, मतलब 16 है ना यहाँ पर। फोर्थ टर्म माइनस 3 टर्म, ठीक है, फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, 4² मतलब 16, और माइनस थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 9। अब इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, यह है 7। जो जब 7 आ जाएगा तो हम इससे क्या प्रूफ कर सकते हैं, यहां पर डी की वैल्यू क्या है, 3। देखो ए डी की वैल्यू 3 और ए डी की वैल्यू 3, तो इसमें हमको लिखना क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या लिखेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है, नहीं है, तो देयरफॉर इट इज इन ए फॉर्म, नॉट इन ए फॉर्म ऑफ एपी, इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी, नॉट इन फॉर्म ऑफ एपी। ये एपी में नहीं है, बाकी किसमें है कोई लेना देना नहीं है अब हमको, ठीक है, बाद में देखेंगे, ठीक ना, जब आगे पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी फिलहाल हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो टर्म है एपी नहीं है, ठीक है ना। तो अब तक हमने जो पढ़ाया उसकी दो बातें, बस दो बातें हमने समझाया। क्या क्या पढ़ाया भाई, एक nth टर्म का फॉर्मूला बताया, इसकी वैल्यू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों, ठीक ना। और क्या बताया हमने इसके बाद कि ए डी क्या होता है, तो डी होता है कोई भी टर्म लेंगे और उसको प्रीवियस टर्म से माइनस करेंगे, ठीक है ना, बस ये रूल बताया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा लिखा हुआ, तो ए के माइनस ए के माइनस 1, बात तो वही है बच्चों। इसको अगर हम लिख दें ए एम, तो ए एम माइनस क्या लिखेंगे यहां पर, ए एम माइनस 1। इसमें देखो ध्यान से, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा टर्म, nth टर्म। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एन माइनस 1 टर्म, ए भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। mth टर्म, अरे ए भी नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर है, तो ये क्या कर रहा है, 100 माइनस 99, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 80 माइनस 79, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा अपने दिमाग में जो ले आओ, 1000 अगर यहाँ लिखते हैं तो ये क्या, इसको हम ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर हम 1000 लेते हैं तो ये 1000, और माइनस क्या लिखेंगे, A999, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या है, मेन फॉर्मूला दो ही है अभी तक जो हमने पढ़ाया, बस ये दो फॉर्मूला पर जिसको कमांड हो गया, समझ में आ गया, तो कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म नंबर, स्मॉल ए मतलब टर्म नंबर, बार बार हम बोल रहे हैं। ए यहां पर क्या है, A1 नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है तो फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस विच इज ऑलवेज कांस्टेंट। बस इतनी सी बात है, तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन है तुम आसानी से कर लेगा, फर्स्ट और सेकंड। अब हम थोड़ा सा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। ये एनसीईआरटी में ये जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो
ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर ये पूछे हम यहां पर 0.2 0.22 0.222 डॉट डॉट डॉट, ये पैटर्न पता लग गया किस पैटर्न से लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो प्रूव दैट इट इज नोट इन ए फॉर्म ऑफ एपी, ये तो अब बेवकूफ को भी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। क्या करना है बच्चों, पहला टर्म लो। पहला टर्म क्या है, A1 की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा 0.2 दिख रहा है। सेकंड टर्म लेंगे A2, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है 0.22 दिख रहा है। थर्ड टर्म की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा, तो 0.222। बस तीन टर्म से ही काम चला लो, आंसर आ जाएगा तीन टर्म से ही। ठीक है। तो यानी हमको कैलकुलेट करना है डी, पहले डी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड टर्म को किससे माइनस करेंगे, ये सेकंड टर्म को, इसका प्रीवियस टर्म क्या है, ये A1 है। तो सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, तो सेकंड टर्म की वैल्यू है 0.22 माइनस किससे करेंगे, यहां पर 0.2 से माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर कितना जाएगा इसमें 0.02, शायद यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। इसके बाद हम फिर से डी कैलकुलेट करते हैं, फिर से डी कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म लिखते हैं बच्चों। तो थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है 0.222 माइनस 0.22, आफ्टर सब्सट्रैक्शन we get 0.002। दोनों क्या सेम है, तो सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इन ए फॉर्म ऑफ एपी। बस कहानी खत्म, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक थोड़ा सा हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ डालते हैं। तो एनसीईआरटी में एक ऐसा पैटर्न दिया हुआ है जिसमें बॉक्स बनाया हुआ है, हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन देंगे बाद में, पहले एनसीईआरटी क्लियर कर दें तुम्हारा। तो देखो इसमें भी बेवकूफ बनाया है बच्चों, अब फटाफट काम हो जाएगा। थ्योरी देखो, मैथमेटिक्स में थ्योरी समझा जाता है, क्वेश्चन नहीं समझा जाता है। ठीक है ना। तो थ्योरी समझो, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं, तो इसने क्या किया है, इसने लिख दिया है ए और डी, देखो ध्यान से ए डी, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर एन, और यहाँ पर एन टर्म, ऐसा कुछ बॉक्स में लिख दिया है। इसके बाद क्या बना दिया है, इसने ये बना दिया है, लाइन खींच दिया है। हमने भी लाइन खींच दिया, फिर ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है। ठीक है ना, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दिया। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दिया। ठीक है ना, ये तो अब इसके बाद क्या करो, अपनी मर्जी से, जो तुम्हारी मर्जी है। यहां पर हमने लिख दिया 3, देखो ये 3 लिख दिया। यहां पर क्या लिख दिया 2, यहां पर लिख दिया एन की वैल्यू लिख देते हैं 50। और बताओ ये एन टर्म की वैल्यू क्या है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम इसका एन टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हमने बताया था क्या, कि हमारा कोई भी एपी का टर्म फाइंड आउट करना है तो उसको ए डी और एन क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर है, क्या फाइंड करना है इसका मतलब, इसका मतलब अगर हम इसकी बात करें तो टर्म नंबर 50 की बात कर रहा है। देखो पहला क्वेश्चन जो सोल्व कर रहा है, यानी टर्म नंबर किसका बात कर रहा है बच्चों, 50 की बात कर रहा है। टर्म नंबर 50 की वैल्यू बताओ, यही पूछा ना इसने। तो हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए प्लस एक वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो 49 डी, ये आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात। ए की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में, तो 3, देखो 3 डाल दिया। डी 49 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों 49, 49 डी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डी की वैल्यू डालेंगे। डी की वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2। तो इसको सोल्व कर दो, क्या आ रहा है इसका आंसर 3 प्लस 49 डी, तो 98, 98 प्लस 3 101। तो यहां हम फिलअप कर देंगे 101, हमारा आंसर आ गया, कहानी खत्म। 101, सॉरी 101, 101, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, कभी ऐसा भी दे सकता है, यहां पर लिख दिया हमने क्या, ये लिख देते हैं 200। देखो यहां पर हमने लिख दिया 200। ठीक है, यहां पर क्या लिख देते हैं 49। ये क्या लिख दे, अब तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो कुछ भी डाल दो, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो आंसर बताएगा ही। तो ये हमने डाल दिया यहाँ पर, ये डाल देते हैं, यहाँ क्या डालें 20, ये 20 डाल दिया हमने। ठीक है ना, और यहां पर क्या डाल दें, तो यहां पर डाल देते हैं 10।
ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो आंसर बताएगा। और यहाँ क्या पूछ दिया इसने, डी पूछ दिया, बताओ डी की वैल्यू बताओ, यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया। यानी क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है, nth टर्म की वैल्यू गिवन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। तो हम इसको समझाने के लिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर फिर वही काम करेंगे, इसको पहले ध्यान से लिखो। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर nth टर्म की वैल्यू लिखते हैं। देखो बच्चों, nth टर्म की वैल्यू, nth टर्म की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर, 200, 200। एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर, एन की वैल्यू है 20, ठीक है। और इसके बाद ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 10, ए इक्वल टू 10। और फाइंड क्या फाइंड करना है, डी की वैल्यू बताना है, बस। क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले दिमाग में लो भाई, इसमें ये एन टर्म, एन, ए और डी में क्या कोई रिलेशन है, तो हमने आज ही रिलेशन पढ़ाया है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है इसका, एन टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू डी, ए रिलेशन है हमारे पास। तो हम इसी रिलेशन को हम अप्लाई कर देंगे इसमें, बस। 200, एन टर्म कितना का 200, ए की वैल्यू क्या है 10 है, ए की वैल्यू 10 प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस वन 19 और इंटू डी, डी की वैल्यू पता करना है हमको, इसलिए इसको लिख दिया डी, डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, 200 और माइनस 10 इज इक्वल टू 19d, 19d, 19d लिख दिया हमने। तो 19d मतलब 119, 190 इजकल टू 19d, 19d। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू क्या हो गया, डी मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें, 190 अपॉन 19। तो आंसर कितना आ गया 10। ये क्वेश्चन ए भी सोल्व हो गया, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो ये सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई बात नहीं है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो अब ये फिलहाल हम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहे हैं, फालतू क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं। तो एनसीईआरटी में दूसरे पैटर्न में क्या क्वेश्चन गिवन है, जरा देखें हम भी। क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन की कमी नहीं है बच्चों, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द टर्म ऑफ द फ्लोइंग एपीस, फाइंड टर्म ऑफ फॉलोइंग एपी। तो हम एनसीपी और एनसीईआरटी क्वेश्चन ले रहे हैं, इसलिए ध्यान समझना इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या है, 7 है, फिर क्या है 7, फिर क्या लिखा हुआ है इसमें 13 है, फिर क्या है 19 है, और फिर क्या है डॉट 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 लिखा हुआ, देखो डॉट 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 लिख दिया, चाहे जितना बड़ा लिख दो कोई बात नहीं है। और इसके बाद टर्म नंबर क्या दिया हुआ है 205, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 205 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है बच्चों, फाइंड फाइंड 150, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म, फाइंड नंबर ऑफ टर्म। देखो बच्चों, कुछ नहीं, दिमाग लगाओ, सोचो, क्या सोचना है कि ये सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो भाई एपी में है, लिखा हुआ है, हम क्यों इसको चेक करें फालतू में। लेकिन चेक नहीं करेंगे तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू क्या है, तो 7 दिख रहा है। डी की वैल्यू बताओ, तो डी की वैल्यू क्या है, तो कोई भी दो टर्म लेंगे माइनस कर देंगे, तो ए टू माइनस हमने ए वन लिख दिया। तो ए टू माइनस ए वन की वैल्यू क्या है, ए टू माइनस ए वन की वैल्यू है यहाँ पर 13 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये 6 आ जाएगा। ए और डी पता लग गया। अब क्या पता करना है, ये क्या दिया हुआ है, ये लास्ट में टर्म दिया हुआ है, कौन सा टर्म है ये नहीं पता। तो एनएथ मान लेते हैं कि नंबर क्या है भाई, एनएथ, एनएथ टर्म लिखने का मेथड है, ये 205 है, 205 है। पता क्या करना है क्वेश्चन में, एन, ऐसे दिमाग लगाएंगे बच्चों, एन ये पता करना है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना तो क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई कर लेना
अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आई तो अपने नाम से गधा खा लेना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम फॉर्मूला आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या फॉर्मूला है, चार इसमें रिलेशन क्या है। तो हमारे पास इसका रिलेशन आइडेंटिफाई करने का मेथड क्या है, तो हमने भाई एक फॉर्मूला बताया, इसका क्या बताया फॉर्मूला, nth टर्म की जो वैल्यू होती है क्या होता है फॉर्मूला में, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में nth टर्म की वैल्यू क्या है, तो 205 है, ए की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा, 7 दिख रहा है, एन माइनस वन की वैल्यू क्या है, तो एन तो पता है ही नहीं, तो एन माइनस वन ही लिखेंगे इसको, एन माइनस वन, इसको हम क्या लिखेंगे, एन माइनस वन, एन वैल्यू पता नहीं है, एन माइनस वन, और इंटू क्या लिखेंगे, डी, डी की वैल्यू क्या है 6। बाकी क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको लेफ्ट हैंड में लाते हैं, इसको पहले माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर कितना आ जाएगा इसका, देखो सॉल्यूशन देखो अपने आप, सॉल्यूशन भी हम बताएं, चलो एक बता देते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये क्या लिखे यहाँ पर, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस वन और इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 है, लिख दिया, जैसे लिखा हुआ था वैसे लिख दिया। ये कितना माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 198, ये 198 ही आएगा ना, ये कितना रहा है 2075, और 2 माइनस करेंगे तो 198 आएगा, ठीक है, 198, 198 इज इक्वल टू एन माइनस, ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम डिवाइड में ले आते हैं, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन। फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है, 6 3 जा 18, फिर आ गया 1 तो 33 आ गया, यानी हमारा कैलकुलेशन कर रहा है 33 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एन माइनस वन, एन माइनस वन लिखेंगे यहाँ पर, तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो इसको लेफ्ट हैंड में ले आएंगे, 33 प्लस वन इक्वल टू एन, देयरफॉर एन इक्वल टू 34, मतलब इसमें कितने टर्म है, तो 34 टर्म है, क्वेश्चन सोल्व हो गया बस, देख लो, ठीक है। देखो एनसीईआरटी कुछ नहीं है बच्चों, अगर ध्यान से केवल दो फॉर्मूला पर कमांड करो, दो फॉर्मूला पर जैसे ही तुम्हारा दिमाग में दो फॉर्मूला फिट हो जाएगा तो सारे प्रॉब्लम फिट हो जाएंगे एनसीईआरटी का। तीसरा, एक एक फॉर्मूला और बताएंगे जो थर्ड एक्सरसाइज में यूज होगा, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी हम केवल nth टर्म की बात कर रहे हैं, nth टर्म की बात कर रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं, समीशन की बात नहीं कर रहे हैं। इसका समीशन होगा तो समीशन के लिए अलग थ्योरी है, उसका अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अभी तो फिलहाल ये बता रहे हैं। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या ले, तो हम अपनी मर्जी से छोड़ो, अभी अपनी मर्जी से भी नहीं, जैसे चलो अपनी मर्जी से लेते हैं, फाइंड टू डिजिट नंबर, फाइंड टू डिजिट नंबर which are divisible by 3, which are डिविजिबल बाय 3। अब जरा इसको ध्यान से समझना बच्चों, पहले आसान सा लेते हैं, डिविजिबल बाय 3 से ही लेते हैं, तो इसमें 3 के कितने नंबर है, जो टू डिजिट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर 3 भी आ सकता है, यहाँ 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, जो लिखा हुआ है कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न को समझो। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, यहाँ पर टू डिजिट नंबर की बात कर रहा है, यहाँ क्वेश्चन में अगर उसकी मर्जी हो गई तो 3 डिजिट का नंबर भी पूछ सकता है, तो जितने डिजिट का नंबर पूछा है वो डिजिट को पहले स्टार्टिंग वाले नंबर लिखो। स्टार्टिंग नंबर क्या है इसका, 2 डिजिट का नंबर 10 है, 11 है, 12 है, ऐसा कुछ नंबर है, और लास्ट नंबर क्या है इसका, लास्ट नंबर है 99, ये 2 डिजिट का नंबर है, लेकिन सारा नंबर 3 से तो डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट नंबर कौन सा डिविजिबल है पहले पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रफ वर्क में
10 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो पता है कि डिविजिबल नहीं है। 3 3 जार 9, रिमाइंडर आ गया, डिविजिबल नहीं है। तो डिविजिबल कौन सा है बच्चों? 12 है। तो पहले लिखेंगे 12। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है सोल्यूशन। ठीक है ना, यहाँ से सोल्यूशन असली, ये नकली सोल्यूशन है। देखो सोल्यूशन लिख दिया आपने यहाँ भी, तो ये क्या है, ऐसे ही लिख दिया था जनरल। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में तो फर्स्ट नंबर पता लग गया 12, 3 से डिविजिबल है। सेकंड क्या आएगा इसके बाद, इसमें 3 ऐड कर दो तो 15, और इसके बाद 21, ये डॉट 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 जाएगा। लास्ट नंबर 99, 99 को लास्ट नंबर 3 से हम डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ पर 3 से डिवाइड करके 99 को, तो भाई डिविजिबल है। ठीक है ना, तो 99 दे दिया। अब क्या करना बच्चों, पहला टर्म ढूंढो, डी ढूंढो, मतलब ए ढूंढो, डी ढूंढो, एन पता करना है हमारे पास। तो एन की एनथ टर्म की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है 12। देखो ध्यान से लिखते चले जाना। डी की वैल्यू क्या गिवन है, इसमें दोनों को माइनस करेंगे, 15 माइनस 12, डी की वैल्यू पता लग गया 3। एनथ टर्म की वैल्यू क्या पता लग गया, एनथ टर्म, तो एनथ टर्म की वैल्यू क्या है 99। तो एन टर्म की वैल्यू क्या है बच्चों, तो ये तो गधा भी बता देगा एन टर्म का वैल्यू। गधा कैसे बताएगा, ये थोड़ा सा समझ लो, ठीक है ना। तो कैसे बताएगा जरा देखो, ये फॉर्मूला लगाएगा, फॉर्मूला लगाएगा कौन सा, तो ये लगाएगा एन टर्म का फॉर्मूला। क्या लगाएगा इसमें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएगा। गधा लगा देगा और इसके बाद सारी वैल्यू पुट कर देगा और तुम उसको सोल्यूशन कर देना, बस। ठीक है ना। अगर हम इसके बाद थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, तो ये क्या लेते हैं, फाइंड द 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। क्या लेते हैं इस बार, 3 डिजिट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट, ऑफ 3 डिजिट, 3 डिजिट का नंबर लेते हैं बच्चों, विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल बाय 7। ये अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो डिफिकल्ट ही क्वेश्चन दिमाग में आता है, कोई बात नहीं है। 3 डिजिट का नंबर लिखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, 3 डिजिट का नंबर क्या होगा, इसमें 100 होगा। इसके बाद सेकंड क्या होगा, 101 होगा। फिर थर्ड क्या होगा इसका, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा, और लास्ट में क्या आएगा, इसमें 999 आएगा। 3 डिजिट का नंबर लिख दिया हमने। ये क्या है, ये रेंडम सिलेक्शन है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन हमने यहां से शुरू किया है, तो ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इसको फर्स्ट डिजिट को चेक करो, ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम रफ वर्क लेंगे, 100 लेंगे, 100 से हमने इसको 7 को डिवाइड किया, इसमें 7 से डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, तो ये आ रहा है इसका 7 1 जा 7, तो ये 7 और ये 3, और इसके बाद फिर कितना आ रहा है बच्चों, 7 4 जा 28, तो 28, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका 2 आ रहा है। अगर यहाँ पर 7 होता तो डिविजिबल हो जाता, तो इसमें ऐड क्या करना पड़ा, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका बच्चों, तो रिमाइंडर आ रहा है 2। देखो एक और तरीका और सिखाते, रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका 2, तो यानी इसमें अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसमें क्या ऐड करते हैं 5, तो इसमें 5 ऐड करो, तो 5 ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 103, 104, 104, 105, यानी पहला नंबर जो है डिविजिबल पता लग गया। क्या पता लग गया इसका, 105, 105 पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या आएगा इसका, सेकंड नंबर, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो 112, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 199। इस टाइप के नंबर डिविजिबिलिटी जा रही है, डिविजिबल डिविजिबल डिविजिबल। अब इसको मिटाएंगे पहले, ठीक है ना। लास्ट में नंबर क्या लिखा हुआ है, 999, तो लास्ट वाला नंबर लिखो 999। फिर डिवाइड करेंगे इसको बच्चों 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, ये रिमाइंडर 1, और इसके बाद फिर कितना आ रहा है यहाँ पर 19, 19 आ रहा है, तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 3 जा 14, तो क्या बच गया 5। तो इसमें क्या करो 5 माइनस कर देंगे, इससे 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका 995, 995 माइनस करें तो 994। ठीक है ना, रिमाइंडर को माइनस करते हैं, इसमें क्या करते हैं लास्ट में रिमाइंडर को प्लस करते हैं। याद है, रिमाइंडर में प्लस किससे करते हैं, तो ये जो नंबर है दोनों का डिविजिबिलिटी, दो अलग अलग मेथड से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ठीक है ना, बाकी इसको मिटा देना है। एक की वैल्यू लिखो भाई, सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर।
ए की वैल्यू लिखो, ए की वैल्यू क्या दिख रहा है 105। डी की वैल्यू देखो तो डी डिविजिबल किससे 7 से, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, देखते हैं आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं, 7 से डिविजिबल है 7। और इसके बाद एन टर्म की वैल्यू, एन टर्म की वैल्यू 994 है बच्चों, एन की वैल्यू नहीं पता। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एन टर्म की वैल्यू क्या होता है, एन टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला होता है। बाकी क्या करना है, ये फॉर्मूले पर इसको अप्लाई कर देना है, तो फॉर्मूले पर अप्लाई करो बस। एन टर्म की वैल्यू क्या है 994 है, 994। ए की वैल्यू क्या है 105 प्लस क्या है इसका एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू 7 लिख दिया हमने। इसको इससे माइनस करेंगे तो 994 एंड माइनस 105 यही लिखेंगे ना यहाँ पर, तो इसको माइनस कर दो 994 और 105 से माइनस करेंगे, देखो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहे हैं भाई, कैरी करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 आएगा 14 हो जाएगा, 14 से 5 माइनस करेंगे तो 9 क्या आता है इसमें 9514, 9 आ गया। फिर कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा, फिर क्या आएगा इसका, तो ये 7 आ गया, 789 आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे 789, 789, 789 आ गया इज इक्वल टू एन माइनस वन और इंटू 7। फिर क्या करना, बाकी आगे कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा बस। ठीक है बच्चों, यहां तक तो समझ में आ गई होगी। देखो इस क्वेश्चन को एक बार हम पूरा ले लेते हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ये पूरा स्क्रीन के ऊपर हम ले लिया, ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, जितने डिजिट पता करना है, ठीक है ना, तो विच आर डिजिट बाई 7, तो या तो कितने नंबर है पता लग जाएगा। एन की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लो, एन की वैल्यू आइडेंटिफाई करने के बाद क्या पता लग जाएगा, इसका नंबर पता लग जाएगा, बस एन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। एक और हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। देखो बच्चों, अब तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लो, तो डिटरमाइन एंड एपी, डिटरमाइन द एपी, डिटरमाइन डिटरमाइन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको डिटरमाइन करना है। कैसा एपी है इसमें, तो हुज थर्ड टर्म इज 16, हुज थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या बता रहा है ये 16, थर्ड टर्म इसका 16 बता रहा है, और क्या गिवन है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म exceeds fifth term, from fifth term, from fifth term, fifth term by 12। देखो बच्चों, ये कुछ मुश्किल काम नहीं है, लैंग्वेज को समझो, भाषा समझो, भाषा समझ में आ गई, सारा काम कहानी खत्म। तो क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो, इसमें डिटरमाइन एपी बताना है, थर्ड टर्म गिवन है 16, तो कुछ नहीं करो, पहले थर्ड टर्म लिख देते हैं, थर्ड टर्म, ये कितना है यहाँ पर, तो 16, इसकी कहानी कंप्लीट, यहां से यहां तक कहानी कंप्लीट हो गया। सेवन टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12, सेवन टर्म बड़ा है किससे, फिफ्थ टर्म से, बाय 12, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, सेवन टर्म जो है, देखो सेवन टर्म है, माइनस फिफ्थ टर्म अगर माइनस करेंगे टर्म का नंबर है, और ये माइनस करने पर कितना रहा 12, बस कहानी खत्म। मेन यही दिमाग लगाना था। अब क्या करना है बच्चों, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को दिमाग में लाना है, एन एच टर्म इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहां से शुरू करते हैं, क्या शुरू करते हैं, यहां पर लिखा हुआ थर्ड, थर्ड टर्म लिखा हुआ है, तो ए प्लस क्या लिखेंगे यहां पर 2d, एक रिड्यूस करके लेते हैं वैल्यू 2d इज इक्वल टू 16, ये क्या गया इसमें 16, इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1, इसकी भी कहानी पूरी हो गई, ठीक है, ये भी अपना खुश हो गया, जैसा क्वेश्चन था हमने इसको लिख दिया बस, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करके। अब यहां पर आते हैं, तो यहां क्या लिखेंगे 7d लिखा हुआ बच्चों, तो a प्लस क्या लिखेंगे यहां पर 6d माइनस, माइनस क्या करेंगे यहां पर a प्लस 4d,
ए प्लस 4d लिख दिया हमने, ए भी लिख दिया, ए प्लस 4d लिख दिया, इजिकल टू 12 जैसे था वैसे लिख दिया हमने बस। तो इसको सोल्यूशन करते हैं तो क्या रहा है, ए प्लस 6d माइनस ए माइनस 4d, यही आ रहा है ना इसमें, इज इक्वल टू क्या बता रहा है वैल्यू 12, इसको हमने लिख दिया, आराम से लिख दिया। तो जैसे ही इसको लिखा तो हमारा सोल्यूशन ही पता लग गया। किसका सोल्यूशन पता लग गया, ये से ए कैंसिल हो गया, ये 6 माइनस 4 मतलब 2d आ गया, और 2d का मतलब क्या होता है 12, तो d का वैल्यू क्या आ गया 6, d की वैल्यू 6। अब क्या करेंगे इसके बाद, पुटिंग वैल्यू ऑफ d, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग d मतलब कॉमन डिफरेंस पता लग गया इसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट में डाल देंगे। जैसे फर्स्ट में डालेंगे तो a प्लस कितना लिखेंगे 2 और इंटू 6 इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू क्या आ गया इसमें 12, 4, a की वैल्यू आ गया 4, एक कैलकुलेशन करके अपने आप देखना है, a की वैल्यू 4, दो बातें पता लग गई a और d। अब क्या पता करना है इसमें, यही तो पता करना है। अगर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसमें, इसके बाद ए और डी फाइंड, फाइंड क्या करना है इसमें, बस डिटरमाइन एपी, अच्छा डिटरमाइन एपी वाले बच्चों, डिटरमाइन एपी, एपी डिटरमाइन करो। तो एपी क्या होता है फॉर्मूले में, एपी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ए, देखो ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये हमारा एपी बनाएगा। तो पहले बस वैल्यू पुट करते जाओ, इसको यहां से उठाओ डालो, उठाओ डालो, तो क्या ए की वैल्यू क्या है भाई 4, लिख दिया पहला टर्म आ गया। दूसरा टर्म क्या है ए प्लस डी, तो ए की वैल्यू क्या है 4 है, और डी की वैल्यू क्या दिख रहा है हमारा, डी की वैल्यू 6, तो ऐड करने पर कितना क्या 10 है। यहाँ पर ऐड करेंगे तो ए प्लस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, और 2d प्लस 2 इंटू 16, तो कितना आ गया इसमें 12, 16 आ गया, वैल्यू कितना आ गया 6। ये पता लग गया 6 के गैप पर जा रहा है ना, गैप पर जा रहा है 6 का, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा इसका 22 आएगा, तो उसके नेक्स्ट 28 आएगा, और इसके बाद डॉट 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 लगा देंगे, लास्ट में आंसर लिख देंगे, ये सॉल्यूशन तुम्हारा हो गया, काम खत्म कंप्लीट। देखो ध्यान से, ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है, डिटरमाइन एपी, एपी बताना है वुज, ये थर्ड टर्म गिवन है, और सेवेंथ टर्म एक्सिट्स, एक्सिट्स मतलब ज्यादा होता है, कभी लेस भी दे देगा, ठीक है ना, उसे घबराना नहीं है, ठीक है ना, ये नंबर ग्रेटर है एक्सिट्स कर रहा है बाई 7, यानी दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, मेन ये बात को समझना है बस। ठीक है, आगे बात समझ में, एक क्वेश्चन और कहते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, नहीं तो भाई ठीक है, अब एक क्वेश्चन और ही लेते हैं, जो बोल दिया तो ले लेते हैं, नहीं बोलते तो नहीं लेते भाई, लास्ट कर रहे थे, लेकिन बोल दिया तो चलो एनसीईआरटी से लेते हैं भाई। ये हो गया, ये हो गया, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 15, भाई कोई तो क्वेश्चन वही है 7 वाला, ये छोड़ो इसमें, ये क्या लिखा हुआ है 17 टर्म ऑफ एपी एक्सिड्स 10 टर्म बाई 7, ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है भाई। तो इसमें हमने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ 17 टर्म ऑफ एन एपी exceeds 10 टर्म बाई 7, द 17th टर्म, ध्यान से समझना है इसको, 17 टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी exceeds, किससे exceeds कर रहा है ये, इट्स 10 टर्म बाई 7, इट्स 10 टर्म, इट्स 10 टर्म बाई 7, ठीक है, ये बस ये लैंग्वेज को ध्यान से समझो बच्चों, और कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रखा है क्वेश्चन में। फाइंड क्या है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस पता करना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड सीडी, सीडी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखो इसने बेवकूफ बना रखा, 17 टर्म एक्सिड्स बड़ा है किससे, 10th टर्म से बाई 7, यानी बड़ा कौन सा है 17, तो या हम इसको लिख सकते हैं, एक ये सॉल्यूशन लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या 17 टर्म बड़ा है किससे 10 टर्म से, देखो आप 10 टर्म, और माइनस एक्सिड्स
कितना बड़ा है 7, लिख दिया हमने, बस कहानी खत्म हो गई हमारी। अब क्या करना है, फॉर्मूला पर अप्लाई करना है। या 17 लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे, a प्लस 16d, ये लिखेंगे ना यहाँ पर a प्लस 16d, माइनस माइनस क्या करेंगे यहाँ पर a प्लस 9d, a प्लस 9d इज इक्वल टू 7, यही कह रहा है क्वेश्चन में। माइनस करेंगे तो माइनस करो तो कितना आ रहा है इसमें, a प्लस ए प्लस 16d, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए एंड माइनस 9d आएगा बच्चों, इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 7, जिससे ये कैंसिल, तो बचा क्या इसका 16 माइनस 9d बच गया, तो 16 माइनस 9d क्या होता है बच्चों, दिमाग लगाओ, तो 7d होता है, शायद यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है, 7d होता है। तो 7d की वैल्यू क्या है 7, तो d की वैल्यू क्या है 1, बस कहानी खत्म। अगर इसको लिखना है, ए भी पता लग गया, देखो क्वेश्चन में ए पता लगा नहीं पता लगा कोई बात नहीं, ये इसमें ये पता नहीं लगा, माइनस करने पर एक ही टर्म आ रहा है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था सोल्यूशन ये सोल्व हो गया। फाइंड कॉमन डिफरेंस, हमने कॉमन डिफरेंस पता कर लिया, और ये फॉर्मूला पर ध्यान दिमाग में रखना, बस एक ही फॉर्मूला तो अप्लाई करना है, बार बार एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्सरसाइज 2 तक के सारे क्वेश्चन हुई है, तुम ऐसा करना, एक्सरसाइज 1 2 सोल्व करके देखना, नहीं होगा तो इसके बाद हमको व्हाट्सएप करना या फिर मैसेज डालना, फिर हम इसके बाद और डिफिकल्ट क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, इतना तो सफिशियंट है आज के क्लास के लिए। धन्यवाद।